सभी का स्वागत है आज के इस नए और काफी विस्तृत विश्लेषण में। आज टेबल पे जो सोर्स मटेरियल का स्टैक रखा है ना, उसमें टाटा नेक्सॉन ईवी 2026 के डिटेल्ड रिव्यूज हैं, डेटा शीट्स और ग्राहकों के फीडबैक का पूरा पुलिंदा शामिल है। बिल्कुल। और इसमें टेक्निकल स्पेक्स को भी बहुत गहराई से कवर किया गया है। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही साफ है। इन तमाम आर्टिकल्स और डेटा को डिकोड करके ये पता लगाना है कि क्या टाटा नेक्सॉन ईवी वाकई में बाजार की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक एसयूवी है। और एक आम खरीदार के मन में सबसे बड़ा सवाल रेंज का ही होता है। तो क्या कंपनी की तरफ से जो दावों की झड़ी लगाई जाती है वो असल दुनिया की सड़कों पर टिक पाती है? एकदम सही सवाल है। और सबसे जरूरी बात यह भी है कि क्या ये गाड़ी असल में पैसे वसूल होने का तमगा हासिल कर पाती है। इन सारे सवालों की तह तक आज हम इस चर्चा में जाएंगे। देखिए, इस पूरी कहानी में ना सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, मतलब उस दौर में जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहली बार भारत के मुख्य धारा के बाजार में आनी शुरू हुई थीं। हाँ, तब तो एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा थी लोगों के मन में। बिल्कुल, एक अजीब सा डर और हिचकिचाहट थी। सवाल उठते थे कि क्या ये बैटरियां 3-4 साल से ज्यादा चलेंगी, बीच रास्ते में चार्ज खत्म हो गया तो क्या होगा? क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस तो पेट्रोल पंप की तरह हर नुक्कड़ पर नहीं होते। सही कहा। और ये भी कि क्या एक इलेक्ट्रिक मोटर में इतनी पावर होगी कि वो किसी पेट्रोल या डीजल इंजन की तरह पहाड़ों पर गाड़ी खींच सकें। आग लगने की घटनाओं को लेकर सेफ्टी का तो सबसे बड़ा डर था ही। वो तो था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब नेक्सन ईवी ने मार्केट में कदम रखा तो उसने इस पूरे गेम को बदल कर रख दिया। इसने ये कोशिश बिल्कुल नहीं की कि वो कोई बहुत ही अजीब या किसी साईफाई फिल्म का फ्यूचरिस्टिक एक्सपेरिमेंट लगे। हाँ, मतलब डिजाइन ऐसा नहीं था कि देखकर लगे कोई एलियन स्पेसशिप आ गया है। बिल्कुल। इसके बजाय ये एक जानी पहचानी गाड़ी के रूप में आई, एक ऐसी एसयूवी जिसे लोग पहले से पेट्रोल डीजल में देख रहे थे और जिस पर भरोसा करते थे। इसी जाने पहचाने भरोसे ने इसे भारत की बेस्ट सेलिंग ईवी के लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि फेमिलियरिटी या वो जो जाना पहचाना लुक है वो कैसे भरोसे में बदल जाता है। और यही वजह है कि आज की ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो या तो कोई नई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं या फिर बस इस तेजी से बदलते ऑटोमोबाइल ट्रेंड को गहराई से समझना चाहते हैं। हाँ, तो आज हम बिना किसी भारी भरकम तकनीकी उलझन के इसके हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। शुरुआत इसके डिजाइन और सड़क पर इसकी मौजूदगी यानी रोड प्रेजेंस से करते हैं। रिव्यूज में इसके एक्सटीरियर और लुक्स की काफी तारीफ की गई है। जी, मैंने भी पढ़ा है कि इसका नया फेसलिफ्ट वर्जन बहुत ही मॉडर्न लगता है, लेकिन ओवर ड्रामेटिक नहीं है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका फ्रंट डिज़ाइन। सामने एक कनेक्टेड एलईडी डीआरएल लाइट बार दी गई है जो बहुत स्लीक लगती है। और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें सामने की तरफ इंजन को हवा से ठंडा करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, इसलिए फ्रंट ग्रिल को पूरी तरह से बंद या कह सकते हैं क्लोज डिज़ाइन में रखा गया है। साइड से देखने पर इसके 16 इंच के अलॉय व्हील्स इसे एक प्रॉपर मस्कुलर एसयूवी वाली फील देते हैं। डिजाइन की बात न सिर्फ दिखने में अच्छी होने तक सीमित नहीं है, यहाँ सबसे जरूरी चीज इसकी प्रैक्टिकल उपयोगिता है। सोर्स मटेरियल में इसके 190 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे महंगी और सबसे अहम चीज उसका बैटरी पैक ही होता है, जो गाड़ी के फर्श के नीचे लगा होता है। ये ग्राउंड क्लियरेंस उस पूरी बैटरी को नीचे से लगने वाली किसी भी चोट या डैमेज से बचाने के लिए एक क्रिटिकल फैक्टर का काम करता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसके अलावा इसका डिजाइन पीछे की तरफ से थोड़ा कूपे जैसा, यानी नीचे की ओर ढलान वाला है। इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे शहर के घने ट्रैफिक में आसानी से निकलने में मदद करता है। लेकिन इसके चौड़े स्टैंड की वजह से जब ये हाईवे पर चलती है तो इसकी रोड प्रेजेंस किसी बड़ी एसयूवी से कम नहीं लगती। तो बाहर से तो इसका मस्कुलर लुक काफी इंप्रेस करता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या अंदर बैठकर भी वो प्रीमियम फील बरकरार रहती है। लेकिन कैबिन के अंदर कदम रखते ही ये धारणा टूट जाती है। रिव्यूज बताते हैं कि अंदर से ये बिल्कुल भी एक कॉम्प्रोमाइज कार नहीं लगती। सामने एक विशाल 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कैपले का सपोर्ट भी है। बिल्कुल। और ड्राइवर के सामने जो पारंपरिक सुई वाले मीटर होते थे, उनकी जगह
एक 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। और टॉप वेरिएंट्स में तो कुछ बहुत ही शानदार प्रीमियम फीचर्स भी हैं। हाँ, टॉप वेरिएंट में JBL का नॉर्थ स्पीकर वाला साउंड सिस्टम मिलता है और भारत की गर्मियों को देखते हुए फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई हैं, जो बहुत बड़ी राहत है। स्पेस के मामले में भी ये काफी प्रैक्टिकल है। कैबिन में अच्छा हेडरूम और लेग रूम मिलता है। और फैमिली ट्रिप्स के लिए 350 लीटर का बूट स्पेस भी है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी है। लेकिन जो चीज इस गाड़ी को सच में अगली पीढ़ी का बनाती है, वो है इसका स्मार्ट कनेक्टिविटी इकोसिस्टम। टाटा कनेक्टेड प्लेटफॉर्म की बात कर रही हैं आप? हाँ, ये कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसे सब ब्रोशर में दिखाने के लिए रखा गया हो। रोजमर्रा की जिंदगी में इसके बहुत ही व्यवहारिक फायदे हैं। मान लीजिए मई या जून की चिलचिलाती 45 डिग्री वाली गर्मी में गाड़ी बाहर धूप में पार्क है। तो अंदर तो एकदम ओवन जैसा माहौल हो जाता होगा। बिल्कुल, लेकिन इस कनेक्टेड ऐप की मदद से गाड़ी में बैठने से 10 मिनट पहले ही फोन से एसी को रिमोटली ऑन किया जा सकता है, ताकि अंदर जाते ही केबिन एकदम ठंडा मिले। इसके अलावा चार्जिंग स्टेटस ट्रैक करना और गाड़ी का पता लगाना भी आसान है। ये तो बहुत ही कन्वीनियंट है। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिर्फ स्पीड नहीं बताता, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प फीचर है, एनर्जी फ्लो ग्राफिक्स। ये ड्राइवर को लाइव दिखाता है कि बैटरी से मोटर की तरफ पावर जा रही है या फिर ब्रेक लगाने पर वापस मोटर से बैटरी चार्ज हो रही है। रियल टाइम रेंज अपडेट्स और नेविगेशन भी वहीं सामने दिख जाते हैं। सही कहा। इस तरह के छोटे छोटे विजुअल एलिमेंट्स ओनरशिप को एक फ्यूचरिस्टिक फील देते हैं। लगता है कि कोई बहुत ही एडवांस्ड मशीन कंट्रोल कर रहे हैं। चलिए, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका इंतजार हर कोई करता है, बैटरी ऑप्शंस और असल दुनिया की रेंज। यही तो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बिल्कुल, पता है कि इसमें 2 अलग-अलग बैटरी विकल्पों की पेशकश की गई है। एक मीडियम रेंज है और दूसरा लॉन्ग रेंज। पहला विकल्प है मीडियम रेंज, जिसमें लगभग 30 किलोवाट आवर की क्षमता वाली बैटरी लगी है, जो कि ARAI के हिसाब से 3 से 25 किलोमीटर चलनी चाहिए। जब इसी गाड़ी को असल दुनिया में शहर के ट्रैफिक में बार बार ब्रेक लगाते हुए और पूरी क्षमता पर एसी चलाते हुए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये 220 से 260 किलोमीटर की रेंज देती है, जो कि शहर के इस्तेमाल के लिए काफी है। और लॉन्ग रेंज का क्या गणित है? ARAI क्लेम 465 किलोमीटर का है, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में ये 320 से 380 किलोमीटर के बीच जाके टिकती है। अगर घर पर 7.2 किलोवाट का AC चार्जर लगाया जाए तो गाड़ी को फुल चार्ज होने में 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। यहाँ तक कि अगर बाहर किसी पब्लिक 50 किलोवाट के DC फास्ट चार्जर का इस्तेमाल भी किया जाए तो 10 से 80% तक पहुंचने में लगभग 50 से 60 मिनट का समय लग जाता है। इसके अलावा रेंज की इस चिंता को कम करने के लिए इसमें एक बहुत ही शानदार तकनीक है, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। परफॉर्मेंस, क्या ये इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते समय एक आम SUV जैसी ही फील देती है या कुछ अलग है? ड्राइविंग फील में तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। डेटा के हिसाब से लॉन्ग रेंज वेरिएंट 143 PS की पावर जनरेट करता है और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में इसे सिर्फ 8 से 9 सेकंड लगते हैं। ये 3 ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं। हाँ, इको, सिटी और स्पोर्ट मोड। इको मोड में पावर थोड़ी कम हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रेंज मिल सके। सिटी मोड बैलेंस्ड है और रोजमर्रा के लिए एकदम सही है। और स्पोर्ट मोड में ये गाड़ी सच में एक जबरदस्त एक्सेलरेशन देती होगी। बिल्कुल, एक स्पोर्ट्स कार जैसी फील आती है। लेकिन अब जरा सेफ्टी के मोर्चे पे बात करते हैं। ब्रोशर में सेफ्टी फीचर्स की एक लंबी लिस्ट है। 6 एयरबैग्स ABS के साथ EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ऑटो होल्ड और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी हैं। और 360 डिग्री कैमरा भी है। साथ ही ये भी याद दिला दूं कि नेक्सॉन के प्लेटफॉर्म को पहले ही 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। इसका मजबूत स्टील बॉडी स्ट्रक्चर काफी रिलायबल है। कीमत और ओनरशिप का खर्च, ये तो हर खरीदार का सबसे अहम सवाल होता है। मार्केट में नेक्सॉन EV की एक्स शोरूम कीमत 14 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 19 लाख रुपए तक जाती है। शुरुआत में किसी पेट्रोल गाड़ी की तुलना में ये रकम थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन जब रनिंग कॉस्ट का गणित समझाया जाता है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। बिल्कुल, पेट्रोल SUV को चलाने का खर्च काफी ज्यादा होता है, जबकि इस इलेक्ट्रिक गाड़ी का खर्च सिर्फ 1 से 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर आता है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी बचत है। इसके अलावा विभिन्न वेरिएंट्स की रणनीति पर चर्चा करना भी जरूरी है। टाटा ने सिर्फ एक महंगा मॉडल देने के बजाय एंट्री, मिड और टॉप ट्रिम बनाए हैं, ताकि शहर में चलाने वालों और प्रीमियम रेंज चाहने वालों दोनों की जरूरतें पूरी हो सकें। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। लेकिन ये तो हुई फायदे की बात।
कोई भी मशीन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। तो इस सोर्स मटेरियल में ऐसी कौन सी कमियां या कॉन्स गिनाए गए हैं जिन पर निष्पक्ष रूप से ध्यान देना चाहिए? ये बहुत जरूरी है कि हम एक निष्पक्ष नजरिया रखें। अगर कमियों पर ध्यान दिया जाए तो पहली चीज जो सामने आती है वो है हाईवे पर रेंज का कम हो जाना। लगातार तेज रफ्तार पर बैटरी तेजी से ड्रेन होती है। और इंटीरियर में कोई कमी? हाँ, जो लोग कद में लंबे हैं उन्हें पीछे की सीट थोड़ी टाइट महसूस हो सकती है। बैटरी की जगह की वजह से बूट स्पेस में हल्का समझौता भी दिखता है। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति को भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी विकासशील है, तो लंबे ट्रिप्स पर थोड़ी प्लानिंग चाहिए। एक और चीज जिसका कई रिव्यूज में जिक्र हुआ है वो है इसका टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल। हाँ, टच कंट्रोल्स हर किसी को पसंद नहीं आते। गाड़ी चलाते समय सड़क से नजर हटाए बिना इन्हें ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सही कहा। अब कमियों की बात हो ही रही है तो बाजार में मौजूद बाकी प्रतिद्वंदियों का भी जिक्र कर लेते हैं। MG ZS EV, महिंद्रा XUV 400 और हुंडई कोना इलेक्ट्रिक जैसे ऑप्शंस भी मार्केट में हैं। तो नेक्सॉन EV इन सब के मुकाबले कहाँ ठहरती है? देखिए, हर गाड़ी की अपनी खूबी है, लेकिन नेक्सन EV अपनी संतुलित कीमत, बड़े सर्विस नेटवर्क और प्रैक्टिकल साइज के कारण इंडियन कंडीशन के लिए एकदम सही फिट बैठती है। टाटा का सर्विस नेटवर्क तो खैर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ही। तो अगर इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकाला जाए तो जो लोग डेली सिटी यूज के लिए एक सेफ, फीचर लोडेड और रिलायबल EV चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन और बैलेंस्ड पैकेज है। और खासकर हाईवे ट्रैवल के लिए उनका लॉन्ग रेंज वेरिएंट बहुत सही है। सर्विस और मेंटेनेंस के फायदों का सारांश भी देना जरूरी है। कोई इंजन ऑयल नहीं बदलना, कम मूविंग पार्ट्स और इसका सीधा मतलब है कम वर्कशॉप विजिट्स। बिल्कुल। उम्मीद है इस चर्चा से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कई पहलू साफ हुए होंगे। हम जल्द ही किसी अन्य विषय पर एक और ऐसे ही दिलचस्प गहन विश्लेषण में दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।